IPSAS 3 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। IPSAS 3 जो है ये बेसिकली IAS 8 के ऊपर बेस करता है। अगर आपको IAS 8 जो है वो उसकी समझ है तो IPSAS 3 इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। तो इसको देख लेते हैं। इसका ओवरव्यू है द एबिलिटी टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर फॉर इंडिविजुअल एंटिटी एंड बिटवीन डिफरेंट एंटिटी इज़ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ फॉर स्टेक होल्डर्स। कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली उनका जो एक मेन होता है पर्पस होता है कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर पाएँ कि आपकी परफॉर्मेंस इस साल कितनी बेहतर रही है, और इसी तरह किसी और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको कंपेयर कर पाएँ फॉर द पर्पस ऑफ देयर इंटरेस्ट। वो कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, ये कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उस पर्पज़ से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसको देखते हैं, या कोई डिसीजन हो सकता है। और दीज इंक्लूड इन्वेस्टर एंड फंडर। वो आपको जो इन्वेस्टर जो उसकी इन्वेस्टिंग पर्पज़ होता है, और फंडर जो है वो आपको डोनेशन या लॉन्ग टर्म से लोन देना को कोई भी पर्पज़ हो सकता है, वो इसकी बेस पे आप डिसीजंस लेते हैं। तो IPSAS 3 बेसिकली है जो हमें यही गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कैसे, अगर चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करना है। इसी तरह उसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपैरिजन की बेस पे, ताकि जो कंपैरिजन कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी के साथ या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क ना आए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करने की वजह से उसकी कोई तरतीब में या उसकी कोई नेचर में कोई बड़ा फ़र्क ना आए, बल्कि वो सारे जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजिंग लाती अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, तो वो इस सूरत में लाए, उसको ऐसा प्रेजेंट करे कि दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ किसी और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो कंपेयर करने वाली एक जो पॉइंट होता है वो अफेक्ट ना हो सके। तो बेसिकली IPSAS 3 का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो इन्हांस दी रेलिवेंस फेथफुल रिप्रेजेंटेशंस एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फोकस करती है। और IPSAS 3 को हम अप्लाइड कहाँ करते हैं, शुड अप्लाइड वेर एन एंटिटी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट एंड फॉर द करेक्शंस ऑफ एरर्स अराइजिंग इन प्रायर पीरियड्स। IPSAS 3 आपने सिर्फ उन 3 जगहों पे अप्लाई करना है, या तो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करने जा रहे हैं किसी वजह से, या अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करना हो, या आपको पता लगता है कि जो पिछला साल गुजरा था या उससे पहले वाले ईयर्स में हमसे कोई एरर हुआ है, तो उस एरर को आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर करेक्ट करना हो, तो तब भी आप IPSAS 3 को अप्लाई करते हैं। और IPSAS 3 जो है बेसिकली ये इसका मेन फोकस आप याद रखें कंपेरेबिलिटी है। ये आपको जो है वो अलाउ करती है बोथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड ओवर टाइम इन रिलेशन टू सिंगल एंटिटी एंड द एवेल्यूएशन ऑफ कंपैरेटिव परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट एंटिटी। तो IPSAS जो है ये आपको फैसिलिटेट करता है IPSAS 3 कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप अकाउंटिंग चेंजिंग करते हैं पॉलिसीज़ के अंदर या एस्टिमेट के अंदर या एरर के अंदर, जब आप उसको चेंज करना है तो प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ या उससे प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो कंपेयर करने का जो पॉइंट होता है वो इफेक्ट ना हो पाए। इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर चेंज की ज़रूरत पड़ रही है एस्टिमेट्स के अंदर या एरर के अंदर करेक्शन की, तो वो जब IPSAS को फॉलो करेंगे तो वो फिर लाजिमी बात है वो एक ही अंदाज में एक ही तरीके से उसके अंदर चेंजिंग लाएंगे। अगर वो अपनी स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो फिर आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब IPSAS को फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो आपस की कंपेरेबिलिटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसको कंसिडर करेंगे ताकि उसके अंदर कोई इफ़ेक्ट ना आ सके बड़ा। अब वो ताकि ये कहता है IPSAS कि आप डिफरेंट एंटिटीज़ उसको सेम टाइप ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर को सेमली ट्रीट करें। इसी तरह जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ उसको वो अडॉप्ट किया जाए प्रॉपर, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी एंटिटीज़ की ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है, वो सेम तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको आप डिफरेंट एंगल से देखें। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती क्या हैं बेसिकली? अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होती हैं, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स, प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए और प्रेजेंट करते हुए जो भी प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, बेसिस यूज़ करते हैं, कोई रूल्स यूज़ करते हैं या आपकी कोई प्रैक्टिसेस हैं, तो ये बेसिकली क्या आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं।
अब वो कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर अगर आपने कोई चेंजिंग लाना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड विद इन ईच पीरियड एंड फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। अकाउंटिंग पीरियड्स वो कहते हैं नॉर्मली सेम चलती हैं, आप इसको एक साल जो अप्लाई किया नेक्स्ट ईयर भी वही अप्लाई करते हैं और ऑन टू ऑन वही अप्लाई करते हैं। अनलेस अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दो सूरतों में आपको अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज करने के वो अलाउ होता है। एक होता है कि आपको इप्सास के अंदर कोई न्यू स्टैंडर्ड आ जाए और वो स्टैंडर्ड आपको कहे कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर इस जगह पे ये शिफ्ट लाएं, तब आप अलाउ है आपको। इसके अलावा रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपका मैनेजमेंट जो है टॉप मैनेजमेंट वो डिसीजन पे पहुंचे कि यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज लाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पिक्चर है वो ट्रू प्रेजेंटेशन होगी, ज़्यादा अच्छी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम डाल पाएंगे। तो ये दो सूरतें जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर शिफ्ट ला सकते हैं। इप्सास 3 जो आपको कहता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी काउंटेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली। आपने जब भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग लानी है तो आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को आज की डेट से चेंज नहीं करना, बल्कि आपने इसको बैक डेट से चेंजिंग करना है। दिस इज़ अ क्वेश्चन। हम प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना चुके हैं, पिछले 5 साल की 10 साल के बना चुके हैं, आप कह रहे हैं कि आज से नहीं चेंज करना, पिछले 5 साल से चेंज करना है। यस, इप्सास आपको यही कहता है, इसको हम प्रैक्टिकली आगे जाके देखेंगे। फॉर एग्जांपल बैक डेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं आप उसको वहाँ तक लेके जाएं जहाँ तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस बेसिकली होती क्या हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज टू ट्रांजैक्शंस, other events and conditions as if that policies had always been applied। ये इसी तरह है कि आपने जैसे ये पॉलिसीज हमेशा से यही यूज़ करते आए हैं, आज की डेट में आपको एक एसिड की वैल्यू को इंटर करने के लिए आप उसकी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। तो वो एसिड फॉर एग्जांपल आपके पास 10 साल पहले का आया हुआ है, तो आपने उसको 10 साल बैक पे लेके उस पर वो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करनी है और सारी फिगर को चेंज करना है आज की डेट तक। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है आप 10 साल बैक तक नहीं जा सकते, 5 साल तक जा सकते हैं, तो फिर आपने 5 साल तक बैक पे लाजमी जाना है। तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, बैक डेट से अप्लाई करना है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मीन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड्स एंड ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड और एडजस्टेड। आपने उसको एडजस्ट करना है, आज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और हर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है, सो दैट इट अपीयर्स एज इफ द पॉलिसीज हैड ऑलवेज बीन फॉलोड। तो ताकि जो न्यू पिक्चर है वो इस तरह जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज हमेशा से फॉलोड करते आए हैं। ये आपको अचीव कैसे होगा? दिस इज अचीव बाय रीस्टेटिंग द सरप्लस और डेफिसिट्स। अब देखें अचीव कैसे करना है। ठीक है, तो वो आपको तरीका बता रहा है। आपने रीस्टेट करना है हर साल के सरप्लस और डेफिसिट्स को इन ईच पीरियड प्रेजेंटेड एंड उसको फिर एडजस्ट करते चले जाना है नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग के साथ। ठीक है, और उसको रीस्टेट कर देना एक्यूमुलेटेड सरप्लस और डेफिसिट के साथ, ताकि आप आज की डेट में ट्रू पिक्चर पे पहुंचाएं। कहता है इट इज़ वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। जब यहाँ कोई ऐसी सूरत जहाँ पे ये प्रैक्टिकल ना हो तो आपने कि उसको बैक डेट से अप्लाई कर सकें, तो आपने द न्यू पॉलिसी शुड बी अप्लाइड फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट एट इट इज़ प्रैक्टिकेबल टू डू सो। आपने उसको उस डेट तक लाजमी अप्लाई करना है जहाँ तक आप बैक डेट पे लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 10 साल का आईसेट आपके पास पड़ा है, 10 साल तक नहीं लेके जा सकते, 8 साल तक लेके जा सकते हैं तो वहाँ पे लेके जाएं। अगर 5 साल तक लेके जा सकते हैं वहाँ पे लेके जाएं, 3 साल तक लेके जा सकते हैं तो वहाँ पे लेके जाएं। और इसका जो भी पॉइंट्स होगा फिर आपने नीचे डिस्क्लोजर नोट्स में डाल देंगे कि हम इसको 10 साल की जगह 3 साल पे क्यों लेके गए, क्योंकि हम मजीद इसको बैक पे नहीं लेके जा सकते। तो वही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि द रीज़न फॉर एंड इफेक्ट्स फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज, कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर शिफ्ट क्यों ला रहे हैं वो आपने डिस्क्लोजर नोट्स में डालनी है, और इस शिफ्ट का जो इफेक्ट्स आना है आपकी वो आपने नीचे डिस्क्लोजर नोट्स में डाल देना है। तो ये तो हमारा था चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अच्छा, ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर एग्जांपल क्या है। तो एसिड की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने एक एसिड परचेज किया था और आप उसकी कॉस्ट इंटर करते हैं, उसकी जो वैल्यू इंटर करते हैं। आपने परचेज किया था तो वैल्यू आपने इंटर कर दी, उसकी जो कॉस्ट आई थी। नेक्स्ट ईयर आपने उसकी जो डेप्रिसिएशन करते हैं, उसकी फर्दर वैल्यू इंटर करते हैं, वो कॉस्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उस पर 5% डिप्रिसिएशन अप्लाई करके नेक्स्ट ईयर उसकी कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करके कॉस्ट लिख देते थे, नेक्स्ट ईयर फर्दर 5% माइनस करके कॉस्ट लिख देते थे। इस तरह आपने 5-6 साल तक कर लिया और अब आप इस मैनेजमेंट कहते हैं कि आप
इस पे कॉस्ट मेथड की जगह यूज़ करें रीवैल्यूएशन मेथड, फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करें। तो ये जो आप कॉस्ट मेथड से शिफ्ट हो रहे हैं फेयर वैल्यू मेथड की तरफ, ये बेसिकली चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे बैक डेट से लेके, तो दिस इज़ द क्वेश्चन, हाउ टू चेंज द अकाउंटिंग फिगर आफ्टर 5 ईयर टू 10 ईयर्स। तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आज 2025 है और आपने 2015 में वो एसेट परचेज किया था वो कार, तो आपने 2015 के बाद उसकी अब कॉस्ट मेथड तो यूज़ नहीं करना, फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करना है। तो आपने मार्केट से 2016 की फिगर उठानी है, वो उसकी वैल्यू इंटर करनी है। इसके बाद 2017 की फिगर उठानी है, वो इंटर करनी है। हर साल सरप्लस और डेफिसिट में वो ऐड करते जाना है और न्यू फिगर आप फाइंड करें। फॉर एग्जांपल आप आज की डेट में 2016 पे जाके उसके फेयर वैल्यू मार्केट से फाइंड नहीं कर सकते, और फॉर एग्जांपल 2019 तक जा सकते हो, फिर आप 2019 तक लाजमी जाना है। फॉर एग्जांपल 2019 तक भी नहीं जा सकते, 2022 तक जा सकते हैं, तो फिर 2022 की फेयर वैल्यू लेके वहाँ से आपने स्टार्ट करना है और नीचे डिस्क्लोजर नोट्स में दे देने के हम इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं बैक डेट पे। चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है, एस्टिमेट्स के अंदर अगर आपको चेंजिंग ला रहे हैं, अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। ये जो आपकी किसी भी एसेट की जो कैरिंग अमाउंट होती है उसके अंदर अगर आप कोई एडजस्टमेंट लाना चाहते हैं, एसेट हो या लायबिलिटी, तो उसके अंदर जो एडजस्टमेंट होते हैं वो होती है बेसिकली चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिजल्ट फ्रॉम न्यू इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको तब ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाती है या कोई न्यू डेवलपमेंट्स होती है, तो उसकी वजह से आप अपनी एस्टिमेट्स के अंदर कोई चेंजिंग लाते हैं। अब न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कैसे होगी कि गवर्नमेंट आप की जो है एस्टिमेट्स, आप फॉर एग्जांपल आप कार पे डिप्रिसिएशन कर रहे थे 2% के हिसाब से, आपका ड्राइवर आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये कार जो है इसकी स्टैंडर्ड से लो परफॉर्मेंस है, तो आप उसकी डिप्रिसिएशन 2% से बढ़ा के 5% कर देते हैं कि इसकी लाइफ जल्दी कम हो जाएगी। तो जो एस्टिमेट्स का मतलब है कि आपने जो कैरिंग वैल्यू थी डिप्रिसिएशन की 2% से बढ़ा के 5% कर दी, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होती है, ये इसको हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आर नॉट करेक्शंस ऑफ एरर, कि जो पहले आप जो करते आए हैं 2% के हिसाब से उसकी डिप्रिसिएशन वो ठीक थी, आज से आपने उसको 5% पे लेके आना है। अगर तो ये होता है कि जो पहले की डिप्रिसिएशन 2% थी वही गलत थी, तो फिर तो ये होता है एरर होता ना, फिर आपने इसको करेक्शन ऑफ एरर करनी होती। लेकिन पहले की इन्फॉर्मेशन ठीक थी, आज से न्यू डेवलपमेंट हुई, कोई एक्सीडेंट की वजह से कार की फ्यूचर परफॉर्मेंस लो हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो आपने इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करके चेंजिंग करना है। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड मैनी एस्टिमेट्स टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो लेटेस्ट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। वो क्या क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू गवर्नमेंट, बैड डेप्ट अराइजिंग ड्यू टू अनकलेक्टेड टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपने बैड डेप्ट रखते थे, अब उसके अंदर आपको चेंजिंग लाना पड़ रहे हैं। ठीक है, या इसी तरह आप देख लें यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट, जैसे हमने एग्जांपल दी नॉन करंट एसेट, कार की एग्जांपल दी, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म एसेट को सांस जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, नॉन करंट एसेट का लफ्ज़ यूज़ करता है, तो उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर कोई कमी हुई या ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो पहले उसकी लाइफ थी फॉर एग्जांपल कार की 10 ईयर्स की, अब आपको उसको 8 ईयर पे ला रहे हैं, तो 8 ईयर पे लाने के लिए आपको 10% से जब 8 ईयर पे लाएंगे तो डिप्रिसिएशन का रेट हाई करना पड़ेगा। जब डिप्रिसिएशन का रेट हाई करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले 2% हो रहा था, 5% करते हैं या 10% करते हैं, तो वो जो फिगर के अंदर चेंज आएगा कैरिंग वैल्यू के अंदर, वो होगा चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एज मोर अप टू डेट इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल, एस्टिमेट शुड बी रिविजिटेड टू रिफ्लेक्ट दिस न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन लेटेस्ट आएगी, अपनी एस्टिमेट की फिगर को भी लाजमी रिविजिट करना है। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आर नॉट चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और करेक्शंस ऑफ एरर्स। वो कहता है यहाँ पे आप ये क्लियर कर लें, अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर जो चेंजेस होता है वो किसी भी सूरत में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है, या करेक्शन ऑफ एरर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लिहाजा चेंजिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, आज की डेट से आगे अप्लाई करेंगे, इसमें पिछले डाटे को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो सेम रहेगा, नो रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड बैलेंस अकर। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इसको हमने करनी है, तो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशंस क्या है कि आपने अप्लाई न्यू अकाउंटिंग जो भी है आपने करनी है ट्रांजैक्शन, उसको आज की डेट से आपने करना है। ठीक है, और पुरानी चेंज को इसको कोई भी नहीं छीनना, इसका इफेक्ट आज की डेट पे और फ्यूचर की डेट्स पे आएगा। जैसे उससे एग्जांपल दी कि आप अपने बैड डेप्ट के लिए रिसीवेबल के अगेंस्ट आपने कोई बैड डेप्ट रखे हुए थे कि 2% आपको रिसीव नहीं होंगे,
आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको अब 3% इंक्रीज नहीं होंगे, तो आप अपनी इस बैड डेब्ट अलाउंस को 2% से इंक्रीज करके 3% कर लेते हैं। तो पहले वो 2% चलता है, अब 3% चलता है, तो ये होगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। हो गया इंफॉर्मेशन आपके पास आज की डेट में न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। अच्छा, अब जो भी जो नेचर है अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट्स के अंदर जो भी फ़र्क आया है, इसकी नेचर को और इसके अमाउंट को आपने नीचे डिस्क्लोजर नोट्स में देंगे और उसका बताएंगे कि इसका आज की डेट में और फ्यूचर पे क्या फ़र्क आएगा। अब देखें, अकाउंटिंग एस्टिमेट की एग्जांपल दी है कि एक टूल मशीन थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख और इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स की, ठीक है। एनुअल स्टेट एंड डेप्रिसिएशन अप्लाई करते थे इस पर आप 10,000 का, तो 10,000 मतलब 10% के हिसाब से ये 10 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन है। तो 3 साल के बाद इसकी जो कैरिंग वैल्यू थी, लाजिम बात है वो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30,000 इस पर डेप्रिसिएशन हो चुकी थी और 70,000 इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी। अब आपको क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यू कि ये जो एसिड है इसकी रिमेनिंग लाइफ 14 ईयर्स है। देखिए यहाँ पे इसकी रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर बच गई थी 3 साल गुजरने के बाद, लेकिन इन्फॉर्मेशन बताया कि इस एसिड की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसकी जो फ्यूचर लाइफ है फर्दर 14 ईयर्स है। तो अब आपने इसको आइंदा के लिए डेप्रिसिएशन 70 डिवाइडेड बाई 40 करके निकालना है। तो पहले आप 10% निकाल रहे थे, अब आप जब करेंगे 70 डिवाइडेड बाई 40 तो अब आपका 5,000 डेप्रिसिएशन निकलेगी हर साल की, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं करना कि पिछले साल की डेप्रिसिएशन को भी 5% कर दें, नहीं, वो 10,000 ही डेप्रिसिएशन रहेगी पहले 3 साल के लिए। जो ही आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली इन द स्टार्ट ऑफ 4th ईयर कि इसकी फ्यूचर लाइफ फर्दर 14 ईयर्स है, तो आपने उस डेट से इस पर 14% डिवाइडेड बाई 14 करके 5,000 की रेट अप्लाई कर देना है। जो 10,000 से डेप्रिसिएशन कम होकर 5,000 पे आया, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। इसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर नोट्स में भी स्टेट कर देना है। अच्छा, देखें एक और एग्जांपल, आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताएं कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग हुई है या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर आई है। पहला क्वेश्चन देखें, इंटरेस्ट incurred in connection with the purchase of non-current assets were previously written off as an expense and charged to the statement of financial performance। आपने कोई परचेज किया था नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट परचेज किया था, उस पर आपको इंटरेस्ट आपका ड्यू था, तो उसको आप इंटरेस्ट को पहले एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर करते थे। अब फ्यूचर में, इन द फ्यूचर द ऑर्गेनाइजेशंस प्लान टू कैपिटलाइज सच एक्सपेंसेस। आपकी मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि हम इस एक्सपेंस को, इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि इसको कैपिटलाइज कर देंगे, इसको उस एसेट की कॉस्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। दिस चेंज विल ब्रिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इन लाइन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द सेक्टर्स, ताकि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेम फॉलो कर लें। तो अब आपने इसको जब फॉलो करेंगे तो ये देखें, ये जो एक्सपेंस से इसको शिफ्ट कर रहे हैं आप कैपिटलाइज की तरफ, तो वो पूछ रहा है कि ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है या चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर चेंज जो है इसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिसको पहले वो एक्सपेंस कंसीडर कर रहा था उसको शिफ्ट कर देगा कैपिटलाइज के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर शिफ्ट कर देगा। तो इसको जब कैपिटल एक्सपेंडिचर शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब हम इसको बैक डेट से जितना भी इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस कंसीडर किया हुआ था उस सारे को हम कैपिटल कंसीडर करके उस कॉस्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगा हमारा। बी में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रीवियसली शोन सर्टेन ओवरहेड विद इन ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस होते थे उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करते थे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, अब फ्यूचर में उसको वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कंसीडर करेंगे। तो देखें, जिस एक्सपेंस को पहले ट्रांसपोर्ट कंसीडर कर रहे थे अब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, तो सीधी सी बात है ये पॉलिसीज़ के अंदर शिफ्ट आया है, तो इसको अभी हम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर करके बैक डेट से जाके शिफ्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे है, प्रीवियसली डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल वाज चार्ज 30%, अब और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत अब उसको डेप्रिसिएशन को शिफ्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे 4 ईयर्स के लिए। तो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि कैरिंग वैल्यू के अंदर चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, तो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा। इसी सास 3 का जो तीसरा पार्ट है वो है एरर्स, कि आपके अगर कोई एरर हो जाते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद इप्सास इफ डिड कंटेन एदर मटेरियल एरर्स
और इमटेरियल एरर्स मेड इंटेंशनली टू अचीव और पर्टिकुलरली। क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई एरर मौजूद होगा तो उसका मतलब आपने इफ्सास के मुताबिक स्टेटमेंट नहीं बनाई। एरर बेसिकली होता क्या है? देखें, एरर आपका ना डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक हो सकता है। एरर हो सकता है किसी एसेट को रिकग्नाइज करते हुए, हो सकता है वो आपका एसेट ही ना हो, आपने उसको रिकग्नाइज कर दिया हो, या लाइबिलिटी ही ना हो या रेवेन्यू ही ना हो, आपने उसको रिकग्नाइज कर दिया, तो उसके अंदर एरर मेजरमेंट एरर। उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 50,000 थी, आप उसको 40 पे एंटर कर दिया या 60 पे कर दिया या 10,000 पे कर दिया, तो ये मेजरमेंट के अंदर। फिर उसको प्रेजेंट कहाँ करना था? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर करना था या फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर करना था, करंट में करना था या नॉन करंट में करना था? जो प्रेजेंटेशन के अंदर एरर। इसी तरह डिस्क्लोजर के अंदर आपने को डिस्क्लोज करना था, नहीं किया, या नहीं करना था कर दिया, या उसको डिस्क्लोज गलत कर दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे दी। तो इन चारों के अंदर जब भी कोई गलती होगी तो हम उसको कहेंगे एरर्स इन रिकग्नाइजेशंस, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। अब एरर होता क्या है? कोई भी ओमिनियंस और मिस स्टेटमेंट, किसी चीज़ को छोड़ देना या गलत प्रेजेंट कर देना। किस चीज़ का? ऑफ आइटम्स और मटीरियल। तो वो मटीरियल होगा इफ़ दे कुड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली influence the decisions or assessment of users made on the basis of financial statement। देखिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई या गलत प्रेजेंट कर दी जिसकी बेस पर यूज़र ने गलत डिसीजन ले लिया। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये इंफॉर्मेशन सही होती तो उसका डिसीजन शायद चेंज होता। तो आपकी इंफॉर्मेशन गलत होने की वजह से या मिस होने की वजह से उसका डिसीजन इफेक्ट हुआ। अगर इस अमाउंट की वजह से या इस एरर की वजह से वो इफेक्ट हुआ, तो इसका मतलब कि ये एरर जो है ये मटीरियल की इसकी वर्थ थी। तो अब आपने क्या करना है? द नेचर और साइज ऑफ द आइटम्स और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ कुड बी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। अगर उस एरर की एक वर्थ है और वो यूज़र को इफेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आपने इस एरर को करेक्ट करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं ये तो आज की प्रोड्यूट पीरियड एरर्स क्या होते हैं, कि आपकी पिछले साल की किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई गलती हुई हो, रिकग्नाइजेशन के हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से या डिस्क्लोजर के हवाले से, तो उसको हम प्रोड्यूट पीरियड एरर कहते हैं। अच्छा देखें, एरर में वो कहता है कि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद थी जिसको आप यूज़ कर सकते थे और आपने नहीं किया, ठीक है, या आप उसको इंफॉर्मेशन को ले सकते थे और आपने नहीं लिया किसी एसेट के मेजरमेंट के हवाले से या रिकग्नाइजेशन के हवाले से, तो इसका मतलब आपने गलती की है, तो उसको एरर कंसिडर करेंगे। एरर क्या हो सकता है? मैथमेटिकल एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है कोई पॉलिसी अप्लाई करते वक्त, ठीक है, या किसी चीज़ की फैक्ट को आप मिस कर गए। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं कि आपका एरर क्या हो सकता है। इफ्सास 3 आपको कहता है कि एरर को आपने जब भी सही करना है तो आपने इसको क्या करना है? रेट्रोस्पेक्टिव करना है। जैसे काउंटिंग पॉलिसीज को बैक डेट से जाके करेक्ट करते थे, सेम इसी तरह आपने एरर को भी बैक डेट से करेक्ट करना है, ठीक है। वो कहता है इफ़ इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल कि आप बैक डेट पे जाके उसको करेक्ट करें, तो जहाँ तक आप पॉसिबल है बैक डेट पे जाके, तो वहाँ तक आपने इसको जाके करेक्ट करना है। और इसी तरह इसको आपने डिस्क्लोजर नोट्स में देने हैं। एंटिटी शुड डिस्क्लोजर आपने नेचर उसकी बतानी है, उसका साइज़ बताना है, और उसको कहाँ तक लेके गए, कहाँ तक नहीं लेके जा सकते, वो सारी जितनी भी प्रैक्टिकेबल है और इनप्रैक्टिकेबल है वो आपने बताना है, और इसका कहाँ तक इफेक्ट आ रहा है वो आपने सारी चीज़ें बतानी है। एक एग्जांपल देख लें एरर की। 31 दिसंबर को इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, उसके कुछ ही अरसे बाद इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि 2011 के अंदर हमसे एक एरर हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो इतनी अमाउंट का वो बिल्कुल मिस हो गया, हमने इंटर ही नहीं किया, सीनियर अकाउंटेंट की गलती से। न्यू सीनियर अकाउंटेंट आया, उससे गलती उसने मिस कर दिया, जिसकी वजह से 2012 का जो सरप्लस है वो इतना है, और एक्यूमुलेटेड सरप्लस जो है 2011 का वो इतना है जो कि पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें 2011 का एक्यूमुलेटेड सरप्लस इतना है 3763,007, तो ये प्रॉफिट था 2011 का, जबकि हमने इतना एक्सपेंस तो शो ही नहीं किया, तो इसका मतलब इतने एक्सपेंस को हम बीच में से प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो 2435007 बेसिकली 2011 का ओरिजिनल सरप्लस है। अब 2012 का सरप्लस कितना हुआ? 11,008,765, ये इसमें ऐड करेंगे तो आज की डेट की करेक्ट फिगर जो है वो हम फाइंड कर लेंगे 13,443,772। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपने 2011 के एरर को कैसे करेक्ट किया।
कि उस साल का आपने फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर मिस कर दिया था, उम्मीद कर दी थी, तो जितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने मिस किया था उस साल के सरप्लस में से वो माइनस कर देना है। इन केस उस साल सरप्लस ना होता, डेफिसिट्स होता, तो डेफिसिट के अंदर उस अमाउंट को ऐड कर देना था आपने, और फिर आज जो नेक्स्ट ईयर है उसमें उसके मुताबिक हैंडल कर लेना था। दिस इज द क्वेश्चन, मैच द चेंजेस विद द ट्रीटमेंट। इनको आपने आपस में क्रॉस मैच करना है। प्रायर पीरियड एरर हो तो आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर क्या करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर क्या करते हैं। देखिए सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो कि आपने आज की डेट से आगे लेके चलना था, वो था अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट को मैच कर देंगे प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो बेसिकली एप्लीकेशंस होती हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर देंगे। प्रायर पीरियड एरर में चूँकि रीस्टेटमेंट होता है तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एहसास 3 जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया आपका।